आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एकदम सटीक क्लिनिकल केस स्टडी पर बात करने वाले हैं। ये ब्लूप्रिंट स्ट्रैटेजीज द्वारा तैयार की गई एक डीप डाइव इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जो बिहार के कटोरिया विधानसभा क्षेत्र पर फोकस करती है। देखिए, जमीनी राजनीति अब सिर्फ हवा और अनुमानों से नहीं चलती। आज हम इस रिपोर्ट के जरिए समझेंगे कि असल में डेटा, व्यवस्थित कार्यप्रणाली और ठोस रणनीति से एक पूरा का पूरा राजनीतिक पारिस्थितिकी तंत्र कैसे काम करता है। आगे बढ़ने से पहले जरा इस पर विचार कीजिए, एक पॉलिटिकल वॉर रूम वास्तव में जीत की रणनीति कैसे तैयार करता है। आज के दौर में चुनाव केवल बड़ी बड़ी रैलियों और जोशीले भाषणों से नहीं जीते जाते। ये बहुत ही हाई स्टेक्स वाले इलेक्शन होते हैं जो पूरी तरह से डेटा, गणित और माइक्रो लेवल प्लानिंग पर टिके होते हैं। आज हम यही डिकोड करेंगे कि पर्दे के पीछे ये पूरी मशीनरी कैसे काम करती है और कैसे एक एक वोटर के बिहेवियर को ट्रैक और मैनेज किया जाता है। इस पूरे एनालिसिस को हम 5 प्रमुख हिस्सों में समझेंगे। पहला, कटोरिया का राजनीतिक परिदृश्य। दूसरा, 2025 के चुनावी गणित की डिकोडिंग। तीसरा, चुनावी कमजोरियों का असेसमेंट। चौथा, लोगों की शिकायतों को वोट में कैसे बदला जाता है। और पांचवा, एक फुल प्रूफ रिकवरी स्ट्रैटेजी। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1 से, कटोरिया का राजनीतिक परिदृश्य और वहां की जनसांख्यिकी जमीन। आंकड़ों में उलझने से पहले एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए। चुनावी रणनीति का कोई भी ब्लूप्रिंट हमेशा हमारे संवैधानिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। ये रिपोर्ट विशेष रूप से इस बात पर जोर देती है कि ग्रामीण मतदाताओं की गरिमा का पूरा सम्मान हो और समाज में एक जिम्मेदारी भरा तथ्य आधारित सार्वजनिक संवाद सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि अंततः चुनाव सिर्फ गणित नहीं है, ये लोगों की आवाज हैं। अब कटोरिया के डेमोग्राफिक बैलेंस को देखते हैं। ये एक एसटी आरक्षित सीट है जहां एक तरफ संथाल आदिवासी आबादी है, दूसरी तरफ संख्यात्मक रूप से मजबूत यादव समुदाय और काफी हद तक बटा हुआ अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी है। यहां दिलचस्प बात यह है कि सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन ने राज्य की कल्याणकारी योजनाओं यानी वेलफेयर स्कीम्स का इस्तेमाल करके जातियों की पुरानी वफादारी को पूरी तरह बाईपास कर दिया। उन्होंने सुशासन का एक ऐसा नैरेटिव सेट किया जिसने विपक्ष यानी आरजेडी को उनके पुराने मुस्लिम यादव बेस तक ही सीमित कर दिया। इसे हम राजनीति में सीलिंग कहते हैं, जहां आप नए वोटर्स नहीं जोड़ पाते। और फिर हमारे सामने आता है ये नंबर 72.55%। 2025 के चुनावों में ये टर्नआउट एक बहुत बड़ी सांख्यिकीय विसंगति यानी स्टैटिस्टिकल अनोमली थी। एक ग्रामीण आदिवासी बहुल इलाके में इतनी भारी वोटिंग कोई आम बात नहीं है। रिपोर्ट बहुत क्लिनिकली ये साबित करती है कि यह कोई सत्ता विरोधी लहर या एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, बल्कि ये सत्तारूढ़ गठबंधन की पन्ना प्रमुख स्तर की उस माइक्रो मैनेजमेंट का सीधा नतीजा था जिसने इस अतिरिक्त भेड़ को अपने फेवर में अब्जॉर्ब कर लिया। अब आते हैं भाग 2 पर, 2025 के आंकड़ों का विश्लेषण। कहानी के पीछे के असली नंबर क्या कहते हैं? हिस्टोरिकल डेटा हमेशा बताता है कि जमीन पर किस पार्टी का आधार कितना ठोस है। इस टेबल को देखिए, ये एक बहुत ही कठोर बाइपोलर चुनाव को दर्शाता है। 2020 और 2025 में एनडीए के उम्मीदवार का वोट शेयर लगभग 48% पर एकदम लॉक हो गया है, इसे भेदना मुश्किल है। वहीं आरजेडी का वोट शेयर 42 से 44% के बीच फंसा हुआ है। इसका सीधा सा अर्थ है कि विपक्ष अपने बेस वोट तो निकाल रहा है, लेकिन स्विंग वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की क्षमता उनमें नहीं है। लेकिन पूरी तस्वीर सिर्फ हारने और जीतने वालों तक सीमित नहीं है। यहाँ नोटा और निर्दलीय उम्मीदवारों को मिले करीब 8,839 वोट्स एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी को उजागर करते हैं। इसमें से 5,187 तो सिर्फ नोटा थे। राजनीतिक नजरिए से ये कोई आम वोटिंग नहीं है, ये स्वदेशी और आदिवासी आबादी की तरफ से मुख्य धारा के राजनीतिक नेतृत्व को दिया गया एक सीधा डिस्ट्रेस सिग्नल है, सिस्टम से उनके गहरे मोहभंग का संकेत। भाग 3, चुनावी कमजोरियों का आकलन। किसी भी चुनाव में इनसाइड बनाम आउटसाइड एनवायरनमेंट बहुत मायने रखता है। देखिए, किसी भी राजनीतिक संगठन की असली ताकत उसके आंतरिक और बाहरी वातावरण के अंतर से मापी जाती है। यहाँ विपक्ष का आंतरिक ढांचा कैसा है? वो एड हॉक है, चुनाव से ठीक पहले एक्टिव होता है और पुराने तरीकों पर निर्भर है। इसके ठीक उलट, जब आप बाहरी वातावरण देखते हैं तो वहां सत्तारूढ़ गठबंधन का एक मजबूत किला है। उनकी डिजिटल सुपीरियॉरिटी है, केंद्रीय कल्याण योजनाओं का ठोस नैरेटिव है और एक ऐसी डेटा ड्रिवन मशीनरी है जिसकी नकल कर पाना विपक्ष के लिए फिलहाल असंभव है।
इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में जमीनी हकीकत को मापने के लिए एक बहुत ही सटीक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया गया है, जिसे चतुर्मुख सिद्धांत या चतुर्मुखा डॉक्ट्रिन कहते हैं। ये किसी भी संगठन को 4 पैमानों पर मापता है: चुनावी, संगठनात्मक, नैरेटिव और संसाधन। जब हम इस लेंस से कटोरियां को देखते हैं तो पता चलता है कि विपक्ष के पास जमीन पर कोई एक्टिव यूथ विंग नहीं है, और सबसे बड़ी बात, वे राज्य या राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को स्थानीय भाषा और दर्द के साथ जोड़कर नैरेटिव बनाने में पूरी तरह से फेल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, शिकायतों को वोटों में बदलना और प्रशासनिक उदासीनता की मानवीय कीमत को समझना। थोड़ा मैक्रो डेटा से बाहर आते हैं और देखते हैं कि जमीन पर मानवीय स्तर पर यह कैसा दिखता है। नीमा गांव की ये घटना देखिए। 130 महिलाओं ने पूरी तरह से प्रशासन की उदासीनता से हारकर खुद अपने हाथों से 2 किलोमीटर की सड़क बनाई ताकि उन्हें कनेक्टिविटी मिल सके। ये कोई थ्योरेटिकल राजनीतिक डिबेट नहीं है, ये ग्रामीण भारत की वो कठोर वास्तविकता है जो वोटर्स के मन में गुस्सा पैदा करती है। एक सफल रणनीति हमेशा इन माइक्रो स्तर की मानवीय पीड़ाओं को बड़े राजनीतिक नैरेटिव के साथ जोड़ती है। और नीमा गांव कोई अपवाद नहीं है। जरा इन सरकारी आंकड़ों पर गौर करें। 47% बच्चों में बौनापन, 78% में एनीमिया, सूखे से मरती खेती और रोजगार के लिए युवाओं का लगातार होता पलायन। एक राजनीतिक रणनीतिकार के नजरिए से ये केवल समस्याएं नहीं है, ये शिकायतों का एक अत्यधिक लोकल मैट्रिक्स है। चुनौती ये होती है कि इन मुद्दों को एक ऐसे सुसंगत राजनीतिक नैरेटिव में कैसे बदला जाए जो सीधे वोटर के दिल और दिमाग पर चोट करे। अब आते हैं भाग 5 पर, चरणबद्ध रिकवरी रणनीति। एक 24 महीने का रोड मैप कैसे तैयार किया जाता है? इन तमाम कमजोरियों का समाधान क्या है? राजनीति में रातों रात कोई चमत्कार नहीं होता। रिपोर्ट एक सैन्य स्तर की सटीकता के साथ पूरे राजनीतिक ढांचे को बदलने का ब्लूप्रिंट देती है। ये चुनाव से 730 दिन पहले शुरू होता है, डीप डायग्नोस्टिक्स के साथ, जहां हर बूथ का ऑडिट होता है। फिर चुनाव से 1 साल पहले नैरेटिव सेट किया जाता है, 6 महीने पहले जमीनी कैडर को एक्टिव किया जाता है, और आखिरी 90 दिनों में सारा फोकस गेट आउट द वोट, यानी लोगों को घरों से निकालकर पोलिंग बूथ तक ले जाने के स्प्रिंट पर होता है। अब इस रिकवरी के लिए कुछ बहुत ही स्पेसिफिक और ऑपरेशनल कदम उठाने होंगे, जैसे पारंपरिक चेहरों से हटकर गैर यादव ईबीसी नेताओं को आगे लाना, महिलाओं के बीच सीधा पैठ बनाने के लिए उनके स्वतंत्र स्वयं सहायता समूह बनाना, जो प्रवासी मजदूर बाहर हैं उन्हें वोटिंग के दिन वापस लाने की व्यवस्था करना, और डिजिटल वॉरफेयर में बड़े ब्रॉडकास्ट की जगह बेहद स्थानीकृत व्हाट्सएप पॉड्स तैयार करना जो सीधे गांव के मुद्दों पर बात करें। लेकिन यहाँ रुककर एक बहुत ही अहम बात को समझना जरूरी है। जब हम राजनीतिक डेटा इंजीनियरिंग, माइक्रो टारगेटिंग या इस तरह के डिजिटल ऑपरेशंस की बात करते हैं तो नागरिकों की निजता सर्वोपरि है। किसी भी रणनीति का क्रियान्वयन हर हाल में भारत के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी डीपीडीपी ढांचे के तहत ही होना चाहिए। प्राइवेसी और कंसेंट, गोपनीयता और सहमति के नियमों के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। इस पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट को एनालाइज करने के बाद अंत में एक बहुत ही शांत लेकिन चुभने वाला सवाल सामने आता है। अगर कटोरिया में राजनीतिक और प्रशासनिक रवैया ऐसा ही रहा और कुछ नहीं बदला तो क्या होगा? और दूसरी तरफ, अगर डेटा इंजीनियरिंग का सही इस्तेमाल सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि सुशासन और जमीनी समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाए तो एक सच्चा जन केंद्रित नेतृत्व कैसा दिख सकता है? यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचित क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgira@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।